Hello student, welcome to online classes. Today our topic is Newton's second law of motion. What is the Newton's second law of motion? Let us see. According to Newton's second law of motion, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts. It means that जो मोमेंटम में परिवर्तन की जो दर होती है वो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होती है। यानी यहाँ पर बराबर मतलब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी बराबर होती है, यानी एफ प्रोपोर्शन होता है चेंज मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। और मोमेंटम में जो चेंज होती है उसका भी एक डायरेक्शन होता है। जैसे कि आपको पता है मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो चेंज मोमेंटम आंसू जो वेक्टर क्वांटिटी, तो हर चेंज मोमेंटम का भी अपना एक डायरेक्शन है। तो जो जिस बॉडी में जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका मोमेंटम चेंज हो जा रहा है, और मोमेंटम जब चेंज होगा तो उसका डायरेक्शन होगा, तो उसका डायरेक्शन उधर ही होगा जिस दिशा में हम फोर्स उस बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे। पहली बातें जानो, बड़े डिफिनीशन को समझने का प्रयास करो। पहले तो आप इसको समझो, इस डिफिनीशन से ये रिलेशन स्टेबलाइज हो रहा है। क्या है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स टू द बॉडी। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द चेंज मोमेंटम बाय टाइम टेकन। एक्चुअली बेटा ये जो डिफिनीशन है कुछ इस तरह से भी हम पढ़ सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी विथ टाइम, क्योंकि जो मोमेंटम में चेंज होगा वो समय के साथ होगा। अब मोमेंटम में क्यों चेंज हो रहा है तुम ऐसे समझ लो। मान लो एक बॉडी है जिसका मास m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी उस समय u है, तो बताइए इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी यानी mu हो जाएगा। अब हमने क्या कि उस बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया F, जो ही हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो क्या होगा, आपने पढ़ा था ना लॉ ऑफ इनर्शिया में कि कोई बॉडी किसी स्पीड से मूव करे तो उसी स्पीड से मूव करेगी जब तक हम उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। जो ही हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज हो जाती है, कुछ बदल जाती है। उसी तरह से अगर हम उस बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई कर दें तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मान लें तो उसकी नई वेलोसिटी क्या v है, जिसे हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। अर्थात पहले मोमेंटम mu था, जो ही हमने फोर्स लगाया तो वेलोसिटी v होने से अब उसका मोमेंटम क्या हुआ, mv हो गया। तो चेंज मोमेंटम क्या होगा बेटा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, अर्थात चेंज मोमेंटम इक्वल टू होगा mv माइनस mu। और जो mv माइनस mu होता है यानी mu से mv हुआ, यानी इनिशियल से फाइनल हुआ, वो कुछ समय में हुआ होगा, ऐसा नहीं तुरंत हो गया होगा। तो जो समय होता है वही होता है टाइम टेकन। याद रखिएगा ये वह समय है जिस समय में, जितने समय में हमारा मोमेंटम, हमारे बॉडी का मोमेंटम या हमारे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो रहा है, इस बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ उतने समय में वो टाइम लेते हैं। ठीक है, तो आप इस न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को आप ऐसे भी समझ सकते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द चेंज मोमेंटम by time taken for change. So Newton's second law of motion can be expressed as force proportional change in momentum upon time taken. आप इसको ऐसे भी समझ लो, फोर्स को F से डिनोट करेंगे, प्रोपोर्शनल चेंज मोमेंटम को मैंने पहले बताया था, ये होगा mv माइनस mu अपॉन t होगा। बेटा जहाँ m क्या है उस बॉडी का मास है, u क्या है उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है, v क्या है उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है, और टी क्या है, टाइम टेकन है। ये वह समय है जब मोमेंटम चेंज हो रहा है जितने समय में। ठीक है ना, एफ प्रोपोर्शनल एम वी माइनस एम अपॉन टी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ प्रोपोर्शनल एम ऑफ वी माइनस यू अपॉन टी। अब बेटा देखो v माइनस यू अपॉन टी है क्या, ध्यान से देखो, इट इज एक्सेलरेशन, तो कहेंगे एफ प्रोपोर्शनल एम में इस तरह से। क्यों, क्योंकि जहाँ पे आप यहाँ लिख देना सिंस वी नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। इस तरह से आप कह सकते हो ना, एफ प्रोपोर्शनल क्या होगा, एम में हो गया। ध्यान दो बेटा ये प्रोपोर्शनलिटी है, जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं इक्वल टू साइन देखते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे कांस्टेंट कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर एग्जाम में आप सिर्फ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिखना हो, सिर्फ बेटा इतना ही लिखोगे, चाहो तो आप यहाँ तक लिख के छोड़ सकते हो। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, हम अगले वीडियो में हम वो क्वेश्चन लेंगे जैसे एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं उस क्वेश्चन, सेम यही लिखना होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, आइए देखते हैं। ठीक है ना, तो लेट अस स्टार्ट द सेकंड वीडियो, सेकंड टॉपिक। बेटा इस पे क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में डेरिवेशन भी आता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे आधारित क्वेश्चन है। राइट द मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो बेटा इसमें ये है कि जैसे अभी आपने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स।
तो बेटा समझो कि हम मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई किया, जिसके कारण इस ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v, मास तो m ही रहेगा। इस तरह से बेटा पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, अब इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई है। कब? जब हमने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया F, और ये जो फोर्स होना t समय के लिए लगा, अर्थात हम कह सकते हैं u से v होने में कितना टाइम गुजर गया, t। तो u से v तक गुजरने में जो टाइम लगा वो t है। तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अभी हमने पढ़ा था कि फोर्स जो होता है, यहाँ लिख दीजिएगा, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी हैव फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। बेटा ये मैंने मैथमेटिकली मैंने सिंबॉलिक फॉर्म लिखा, चाहो तो आप इसको पहले वर्ड्स में लिख दो। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, या टाइम कर दो। ध्यान दीजिए बेटा, जब ऑब्जेक्ट यानी बॉडी की मास, जब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी और मास m है, तो इस समय इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मैं आपको समझा रहा हूं। इनिशियल मोमेंटम ये होगा आपका mu, और उस तरह से इन सेम वे अगर उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी v हो, तो इस केस में जो मोमेंटम होगा उसे कहोगे फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा बेटा mv इक्वल टू mv। इस तरह से हम कह सकते हैं इनिशियल मोमेंटम mu है एंड फाइनल मोमेंटम mv है, एंड द चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम विच इज mv माइनस mu। इस तरह से हम कह सकते हैं जो फोर्स यानी इसका नोटेशन को मिलते हैं F प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम है डेल्टा T अपॉन T, या F प्रोपोर्शनल mv माइनस mu अपॉन T, या F प्रोपोर्शनल m कॉमन लो v माइनस u अपॉन t। जैसा कि आपको पता है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज गिवन एज a इक्वल टू होता है v माइनस u अपॉन t, इसलिए हम कह सकते हैं F प्रोपोर्शनल क्या है, m इंटू a, क्योंकि ये क्या है, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी है, F प्रोपोर्शनल m इंटू a है। बेटा यही आपको ड्राइव करना था, ये एक रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ फोर्स मास एक्सेलरेशन के बीच में। देखो बच्चों मैंने क्या लिखा पहले समझ लो। कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट यानी एक बॉडी होगा जिसका मास m होगा और उसका जो इनिशियल वेलोसिटी क्या है u है। तो हमने सपोज किया ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी u होगा तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, mu, पहले समझा दिया था। अब फिर मान लेते हैं सपोज अ फोर्स F एक्ट ऑन दिस बॉडी, अर्थात उस ऑब्जेक्ट पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया जिसकी वैल्यू F है और t समय के लिए, जिसके कारण उस बॉडी की जो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और वेलोसिटी जो चेंज होती है वो क्या हो जाती है, v हो जाती है, जिसे हम लोग फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। तो कह सकते हैं द फाइनल मोमेंटम विल बी क्या होगा, mv। इस तरह से आप लिखोगे, अब लिखोगे सिंस वी नो दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। बेटा ये कहाँ से आया, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसी के डिफिनीशन से आप लिख सकते हो। इसको सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं F प्रोपोर्शनल डेल्टा P अपॉन T। कहीं के बुक में बेटा यहाँ डेल्टा T भी लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ टाइम जो होता है वेरी वेरी शॉर्ट है, बहुत बहुत कम समय है, ठीक है। या F प्रोपोर्शनल mv माइनस mu अपॉन T। अब m कॉमन लो तो v माइनस u अपॉन T, इट इज सेड टू बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। या F प्रोपोर्शनल m में, फिजिक्स में जब भी प्रोपोर्शनल आता है तो आप उसको हटाते हो, तो यहाँ प्रोपोर्शनल के जगह पे इक्वल टू का साइन दोगे तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस बात का याद रखिएगा। जब भी आप फिजिक्स में कोई फार्मूला डराइव करते हो और वो प्रोपोर्शनल के फॉर्म में है तो सबसे पहले उसको इक्वल टू के फॉर्म में लिखते हैं। इक्वल टू जब बनाओगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे हम कांस्टेंट लेंगे के बाद में इसकी वैल्यू हम 1 करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इस तरह से बेटा हम कह सकते हैं, यह प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं the force acting on a body is directly proportional to the product of mass of the body and the acceleration produced in the body by the action of force। अर्थात हम यहाँ प्रोपोर्शनल की बात कर रहे थे। मैंने पहले बोला था बेटा जब जो ही आप प्रोपोर्शनल हटाओगे तो वहाँ कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करोगे, जहाँ के एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो होती है के की 1 होती है SI यूनिट में, ओके।
तो हम कह सकते हैं अब हमारा फार्मूला चेंज हो गया, F बराबर m में यही कहा गया है फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ये जो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के द्वारा मिला गया है रिलेशनशिप है फोर्स मास और एक्सेलरेशन में। इस तरह से बेटा हम ना न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स एक्सेलरेशन इज सेड टू बी द फोर्स। ठीक है, तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो एक सिंपल डिफिनेशन होगा फोर्स का। ठीक है ना। अगला टॉपिक लेते हैं डिफाइन वन न्यूटन। जैसा कि आपने अब तक पढ़ा फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर इस फार्मूले में अगर हम मास की जगह पे 1 kg एंड एक्सेलरेशन बिकम्स 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख दें, फोर्स बराबर होगा 1 इंटू 1 इट गिव्स 1। और जैसा कि आप जानते हो फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है बेटा वो न्यूटन होता है, तो फोर्स इक्वल टू होगा 1 न्यूटन। अर्थात 1 न्यूटन वह फोर्स होगा जब हम किसी वस्तु पे अप्लाई करेंगे तो उस वस्तु के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का सेशन प्रोड्यूस होगा, बशर्ते उस वस्तु का जो मास हो 1 kg हो। तो हम कह सकते हैं 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच व्हेन एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन इट। तो शायद आप 1 न्यूटन का मतलब समझ गए होंगे बेटा। 1 न्यूटन फोर्स की वह वैल्यू होती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं जिसका मास 1 किलोग्राम हो और उसके अंदर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो गया हो, तो हम कहेंगे कि उस वस्तु पे लगने वाली फोर्स की जो वैल्यू है वो 1 न्यूटन के बराबर है। ठीक है बच्चों, एक चीज और बता दूं, जनरली फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है और एमकेएस यूनिट जो होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो हम कह सकते हैं अच्छा एमकेएस यूनिट क्या होता है? एमकेएस यूनिट वह यूनिट होता है जिसमें डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में, मास किलोग्राम में लिया गया हो। तो 1 न्यूटन याद करना रिलेशन, 1 न्यूटन को हम एन से डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। तो 1 न्यूटन जो होता है ना 1 किलोग्राम चूंकि मास यूनिट किलोग्राम होता है और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इस तरह से हम 1 न्यूटन को डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं? 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच व्हेन एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन इट। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बेटा अब इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉल ऑफ मास 6 kg। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया है। व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड, यानी फोर्स यहाँ क्वेश्चन मार्क है, फोर्स पूछ रहा है। ये एक्सेलरेशन है ना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो ए इक्वल टू है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास कितना उस ऑब्जेक्ट का 6 kg। तो जैसा कि आप जानते हो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू है 6, एक्सेलरेशन आपका 4 है। और ध्यान देना बच्चों मास यहाँ केजी में होना चाहिए और एक्सेलरेशन आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होना चाहिए। तो उस केस में हम कहेंगे 6 × 4 24 न्यूटन। तो न्यूटन तभी लिख पाओगे जब मास केजी में हो और एक्सेलरेशन आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है ना। तो हम जानते हैं ना कि द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज 24 न्यूटन। नहीं तो आप ये भी लिख सकते थे 24 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप ये भी आंसर दे सकते हो 24 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये आंसर एसआई यूनिट में नहीं लिखा गया है जबकि एमकेएस यूनिट में लिखा गया। ठीक है ना। तो आपको एग्जाम बस यही लिखना है, ये नहीं लिखना। ठीक है, लेकिन दोनों आंसर सही बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg। देखो बेटा क्या पूछ रहे हैं इसमें, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, इट मींस दैट ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। इट इज गिवन दैट फोर्स इक्वल टू 12 न्यूटन एंड मास इज द 3 kg। एज यू नो दैट फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास इक्वल टू होगा नहीं, एक्सेलरेशन इक्वल टू हो सकता है, हो जाएगा F/m। सो A इक्वल टू बेटा फोर्स क्या है 12 न्यूटन है, मास क्या है 3 है। इट गिव्स A इक्वल टू 3 4 12 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप कह सकते हो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू अ कार अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट व्हिच मास इज 1500 kg। बेटा जैसे देखो क्वेश्चन ये कह रहा है एक कार है जिसका मास 1500 किलोग्राम है और वो कार अभी रेस्ट में है। तो हमें कितना फोर्स देना पड़ेगा उस कार को ताकि अब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए 30 मीटर पर सेकंड हो जाए।
और कितने समय में, 10 सेकंड में। इस तरह से बच्चों देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, बस यही जानना आपको। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ u बराबर 0 है। फाइनल वेलोसिटी क्या बेटा, v इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड है। और इसको ध्यान से पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। 10 क्या है, t क्या है, 10 सेकंड है। और आपको फोर्स निकालना है। मैं ध्यान दो कैसे जाना, नहीं बहुत से बच्चे इसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। देखो क्वेश्चन में जब समझोगे तो क्वेश्चन यही कह रहा है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट मतलब प्रदान करना टू अ कार ऑफ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड। कह रहा है कि एक कार में हम कितना फोर्स लगाएं कि अब उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो जाए। कितने समय में, 10 सेकंड में। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब कि कार पहले क्या था, रेस्ट में था। तो सिंस हम जानते हैं वी नो दैट एफ इक्वल टू क्या होता है, एम में होता है। जैसा कि तुम देखो एक्सेलेरेशन यहाँ है ही नहीं, तो एक्सेलेरेशन का एक और फॉर्मूला जानते हैं ना, v माइनस u अपॉन t, याद रखो यही ना। तो आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हो। बताओ मास क्या है, मास दिया होगा, मास 15 के, हाँ मास बेटा 1500 किलोग्राम है, यानी तो मास 1500 है इनटू फाइनल वेलोसिटी 30 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और टाइम शायद 10 सेकंड है। देखो 10 सेकंड और सिंपल करो, 0 0 कटेगा तो हो जाएगा 150 और ये 30 में 30 देगा ना, इट बिकम्स 45 45 और 2 0 और बढ़ा दो, यानी हम कह सकते हैं 4500 न्यूटन। यही हमारा रिक्वायर्ड फोर्स होगा। इतना न्यूटन का अगर हम फोर्स देंगे तब उस कार की वेलोसिटी जो होगी 0 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड में हो जाएगी। ओके थैंक यू। क्वेश्चन है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Then find its acceleration and also find the force acting on it if its mass is 7 metric tons. जहाँ बेटा एक मेट्रिक टन और केजी में रिलेशन है। मेट्रिक टन भी यूनिट ऑफ मास होता है, हायर ऑब्जेक्ट हायर मास है ये, मतलब जब मास बहुत ज़्यादा हो तो उसको मेट्रिक टन से हम मेजरमेंट करते हैं। तो एक मेट्रिक टन बराबर दिया है 1000 केजी। बेटा जरूरी है कि क्वेश्चन में दिया है, आप इसको याद कर लीजिए। मतलब क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहेगा, मैंने खुद लिख दिया है, तो आप याद करना एक मेट्रिक टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम, ठीक है ना। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। बेटा देखो क्या क्या दिया है, और ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अर्थात उस ट्रक का जो इनिशियल स्पीड है यानी वेलोसिटी वो 0 है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, अर्थात चली गई जो दूरी है वो 400 मीटर है इन 20 सेकंड, मतलब टाइम क्या है बेटा 20 सेकंड है। क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन फाइंड करो, यानी ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, और कर फोर्स भी फाइंड करो, और फोर्स भी क्वेश्चन मार्क है। और मास क्या है, मास दिया है 7 मेट्रिक टन्स, इसको हम केजी में पहले बदलते हैं, इक्वल टू 7 इंटू 1000 केजी, इट गिव्स 7000 केजी। इस बेटा कन्वर्जन ये हमारा हो गया। अब निकालते हैं, देखते हैं पहले क्या निकालते हैं। एक्सेलरेशन के लिए चाहिए बेटा v माइनस u अपॉन t। जैसा कि देख रहे हो इनिशियल पता है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, पहले फाइनल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो अब देखो यस दिया है, तो यस न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन आप देखो ना, तो यस बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं। एक होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। इन दोनों में से देखेंगे कौन सा हम फार्मूला यूज करेंगे जिससे हमारा या तो एक्सेलरेशन निकला या तो हमारा फाइनल वेलोसिटी निकला। आइए देखते हैं। नो दैट s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बेटा यहाँ पे देखो s पता है, u भी पता है, t भी पता है, यहाँ से हम एक्सेलरेशन पहले निकालेंगे, ठीक है। सो 400 u आपका 0 है, तो टाइम अब 0 इंटू 20 0 ही होगा, प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन ये अननोन है, टाइम का स्क्वायर मीन 20 का होल स्क्वायर। ध्यान दो यह होगा 400 इक्वल टू 1/2 इंटू ए इंटू 20 का स्क्वायर 400 होता है। देखो ये 400 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ 1 आएगा, 1 इक्वल टू 1/2 इंटू ए, या हम कह सकते हैं ए बराबर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हमने एक्सेलरेशन निकाला। एक्सेलरेशन क्या है, ए इक्वल टू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या निकालना, फोर्स। अब वी नो दैट फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो आप उस फार्मूले में रखिए, सिंस फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास देखो क्या है, मास है 7 मेट्रिक टन, जिसको मैंने कन्वर्ट किया केजी में, जो कि 7000 है, और एक्सेलरेशन अभी भी निकाला 2 है, तो 2 7 जब 14000 न्यूटन। तो कह सकते हो ना कि एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्रक इज 14000 न्यूटन। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ए मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर। बेटा देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है यानी एक बॉडी है जिसका मास m1 है, उस पर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और जिसके कारण एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है और उसमें भी फोर्स लग रहा है, शायद इतना ही फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है और उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कह रहा है कि जब दोनों मास को हम कंबाइन करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा कंबाइंड, जब कंबाइंड हम बात कर रहे हैं कितना होगा, जबकि फोर्स भी हमारा कितना लग रहा है 5 न्यूटन का लग रहा है। आइए देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। ठीक है, पहले केस में बच्चों देखो फोर्स कितना लग रहा है 5 न्यूटन, फोर्स है आपका 5 न्यूटन, मास क्या है ऑब्जेक्ट का m1, मास आपका m1 kg है। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन जो है आपका है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंस वी नो दैट फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा यहाँ स्मॉल को आप पूरा लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख देना एक्सेलरेशन। ठीक है, पहले केस में 3 चीजें हैं, तो फोर्स यहाँ 5 है, मास आपका m1 है, एक्सेलरेशन आपका 8 है। इस तरह से आया m1 इक्वल टू आया 5/8 kg। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, 0.6 समथिंग आएगा। ठीक है ना, या इसको इतना लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा सेकंड केस देखो क्या है, सेकंड केस में फोर्स देखो वही है। अब हम सेकंड केस की बात कर रहे हैं, लगा दे रहे हैं, फोर्स हमारा सेम है, फोर्स तो सेम ही है, 5 न्यूटन है, मास हमारा m2 है, मास हमारा m2 kg है, या m1 kg था या m2 kg है। और एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस है बच्चों, जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ वो बॉडी में 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ से हम निकालते हैं सीधे फोर्स। तो सिंस डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, सिंस F बराबर होता है m इंटू ए, यहाँ m2 है मास। ठीक है, फोर्स हमारा 24 है, मास हमारा m2 है और एक्सेलरेशन फोर्स हमारा 5 है, फोर्स हमारा 5 है, मास m2 है और एक्सेलरेशन हमारा क्या 24 है। सो इट गिव्स m2 इक्वल टू होगा 5/24 kg। अब इन दोनों को डिवाइड करिए, देखिए m1 m2 डेसिमल में क्या आ रहा है। उसके बाद हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे, थर्ड केस पे जाएंगे। तो बच्चों तो 5/8 अगर आप डिवाइड करते हो तो आएगा 0.625 kg और यहाँ से जो m2 आएगा 0.208 kg। अब देखो तीसरे केस में क्या कर रहा है कि व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मास आर टाइड टुगेदर। अगर हम दोनों मास को एक साथ टाइट करते हैं तो कंबाइंड मास स्मॉल मान लेते हैं, तो स्मॉल इक्वल टू क्या होगा m1 प्लस m2। तो लिखते हैं नाउ कंबाइंड मास m है तो m बराबर क्या होगा m1 प्लस m2। अब m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू ऐड करिए, फिर m जब निकल जाता है और फोर्स आपका कितना है 5 न्यूटन है, तो फर्दर वही फॉर्म लगाइए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वहाँ से आप एक्सेलरेशन निकालोगे। आइए देखते हैं, तो m बराबर होगा 0.625 kg प्लस 0.208 kg, क्योंकि m1 की वैल्यू 0.625 है और m2 की वैल्यू 0.208 है। ऐड करने पाएगा 0.833 kg। ध्यान देना तीसरा केस है। सो एक्सेलरेशन इसमें निकालना है, क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या है। सो फोर्स और ऑलरेडी फोर्स बराबर है 5 न्यूटन। फर्दर फॉर्मूला लिखते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स यहाँ 5 है, एक्सेलरेशन अभी निकाला 0.833 इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन बिकम 5/0.833। बेटा दशमलव के बाद 3 डिजिट है, इसलिए हम ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5000/833 होगा, अर्थात डेसिमल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब जब इसको डिवाइड करते हो ना तो नियरली इक्वल टू ये होता है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब डिवाइड लगभग में हम डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा इसका सोल्यूशन। तो हम कह सकते हैं ना कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस बॉडी के अंदर उसकी वैल्यू होगी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। बॉडी ऑफ मास 2 kg एट रेस्ट, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच विल मेक द बॉडी विथ अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड। बेटा जैसे देखो मैंने कुछ लिख दिया है, जो दिया है, जैसे एक बॉडी है जिसका मास m बराबर 2 kg है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसलिए 0 है क्योंकि बॉडी एट रेस्ट है। यहाँ देखो F क्वेश्चन मार्क है, फोर्स पूछ रहा है 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी चली 30 मीटर पर सेकंड, तभी फाइनल वेलोसिटी आपका 30 मीटर पर सेकंड और टाइम आपका 1 सेकंड है। सिंस वी नो दैट F इक्वल टू m में अभी आपने पढ़ा था, यहाँ एक्सेलरेशन तो है नहीं, आप फर्दर फार्मूले को चेंज करो,
एम ऑफ वी माइनस यू अपॉन टी। याद है बेटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वी माइनस यू अपॉन टी। इस तरह से एफ, ये फार्मूला चेंज हो गया, एफ ऑफ एम इंटू वी माइनस यू ऑफ टी अपॉन टी। चलिए वैल्यू रखते हैं, एफ अननोन है, मास आपका 2 kg है, फाइनल वेलोसिटी आपका 30 है, इनिशियल 0 है। बेटा फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड यहाँ मतलब दोनों का एक ही हो रहा है। टाइम आपका कितना है, 1 सेकेंड है। इस तरह से देखोगे आएगा 2 × 30 इट गिव 60 न्यूटन। तो हम कह सकते हैं कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 60 न्यूटन। यही हमारा सोल्यूशन है। अगला क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, a force is applied to it so that in 25 seconds it attains a velocity 35 meter per second, then calculate the value of force required। बेटा बहुत ही आसानी क्वेश्चन है। देखो क्या कहती है, एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ध्यान देना ये इनिशियल वेलोसिटी है, u इक्वल टू है 10 मीटर पर सेकंड। a force is applied to it so that in 25 seconds and time यहाँ 25 सेकंड है, it attains a velocity, this becomes फाइनल वेलोसिटी। सो इट इज अ फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू है 35 मीटर पर सेकेंड। तो क्या निकालना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड, यानी f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। जैसा कि आप देखो f बराबर होता है m इंटू ए, यानी m इंटू आप इसको लिख सकते हो a को v माइनस यू अपॉन टी, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। इस तरह से फार्मूला बना f इक्वल टू m इंटू v माइनस यू अपॉन टी। चलो सबकी पहले पुट करो। तो मास आपका है 5 इंटू फाइनल वेलोसिटी आपका है 35, इनिशियल आपका है इनिशियल वेलोसिटी 10 और टाइम जो है आपका 25 सेकेंड। बेटा 5 से 25 कट सकता है, ये 5 बार जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब 35 में से 10 जाएगा तो ये 25 होगा। 25/5 इट इज 5 न्यूटन। तो कह सकते हो ना फोर्स जो आएगा वो 5 न्यूटन के बराबर आएगा। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड इज 5 न्यूटन। इट इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट, a car of mass 2400 kg moving with a velocity of 20 meter per second is stopped in 10 seconds on applying brakes. Calculate the retardation, it means that negative acceleration, and the retarding force। बेटा retarding force दो तरह का होता है। एक फोर्स वो होता है जब जो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बढ़ा देता हो, और एक फोर्स वो होता है जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को घटा देता हो। अर्थात अगर कोई कार को हम दो तरीके से उसको, या तो हम उसको आगे जाने के लिए धक्का दे रहे हों या तो उसको रोकने के लिए पीछे खींच रहे हों। जब रोकने के लिए जब किसी कार को रोकने के लिए खींचते हैं तो उस फोर्स को बोलते हैं रिटार्डिंग फोर्स, क्योंकि कार तो आगे जाना चाहती है आप, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उस कार को रोकने का प्रयास कर रहे हो, यानी उसके मोशन के विपरीत बल लगा रहे हो। तो ऐसे फोर्स को हम लोग करते हैं रिटार्डिंग फोर्स। इस क्वेश्चन को जरा समझिए। एक कार ऑफ मास 2400 kg, जैसा कि बच्चों यहाँ दिया है मास बराबर है 2400 kg विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये u बराबर है 20 मीटर पर सेकेंड, इज स्टॉप 10 सेकेंड, अर्थात t बराबर 10 सेकेंड पे कार रुक जाती है, यानी फाइनल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। अब ऑन अप्लाइंग फोर्स, कैलकुलेट रिटार्डेशन, इट मीन एक्सेलरेशन निकालना है, एंड रिटार्डिंग फोर्स इट मीन फोर्स भी निकालना है। सबसे पहले हम निकालते हैं एक्सेलरेशन। सिंस वी नो दैट F इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, या A बराबर होता है फोर्स अपॉन मास। इस तरह से A निकल जाएगा। A क्या है, नहीं निकलेगा बेटा, पहले F तो निकालना पड़ेगा, पहले फोर्स निकालते हैं। देखो फोर्स निकालने का एक तरीका है, सबसे पहले हम देखो यू नो दैट V पता है, U पता है, T पता है। तो अभी आपने एक्सेलरेशन देखा है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है V माइनस यू अपॉन टी। पहले एक्सेलरेशन ही निकालो। देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 और टाइम कितना है 10। इस तरह से देखोगे तो -20/10 क्या आएगा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। और इसीलिए इस एक्सेलरेशन का नाम रखा गया है रिटार्डेशन। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन जो हो रही है ना, वेलोसिटी में कमी जब होती है किसी ऑब्जेक्ट की तो वहाँ पर एक्सेलरेशन निगेटिव होता है। सबसे पहले सुनो, उस कार की स्पीड क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 20 मीटर पर सेकेंड, और 10 सेकेंड बाद कार की वेलोसिटी 0 हो जा रही है, अर्थात वेलोसिटी में जो कमी होगी इस प्रकार जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसे हम निगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन करते हैं। नाउ फोर्स हम निकालते हैं। फोर्स इक्वल टू था मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू कितने बेटे 2400 है, 2400 kg है,
एक्सेलरेशन क्या -2 है, इट गिव्स -4800 न्यूटन। बेटा निगेटिव बस इतना ही बताता है कि जो फोर्स होता है मोशन के, कार के मोशन के विपरीत दिशा में लगाया जा रहा है, इसीलिए इस फोर्स का नाम है रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स आने का मतलब है कि फोर्स की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है ना। यही हमारा लास्ट वीडियो है। अब अगले वीडियो में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स और कुछ और नियम को पढ़ते हैं, जैसे लाभ कंजर्वेशन, ठीक है ना। थैंक यू। लाभ कंजर्वेशन मोमेंटम पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। ओके।